क्लियर। तो आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं। तो लॉज ऑफ मोशन है क्या, और उससे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि मोशन क्या है। ठीक है। तो एक ब्लॉक लेते हैं। ठीक है। तो इस ब्लॉक का कुछ मास वास रहेगा, है ना। मास रहेगा, पर उससे हमें ज्यादा वो चिंतित नहीं होना है। हमें इसके बारे में सोचना है कि इस ब्लॉक पे मैं अगर एक फोर्स लगाता हूँ, ऐसे एक F1 फोर्स। ठीक है। तो अब क्या आएगा। ठीक है। अब अगर ये फोर्स सफिशिएंट है ना, मतलब ये फोर्स अगर इतना ज्यादा है कि ये इस ब्लॉक को धक्का दे सके, तो ये ब्लॉक आगे बढ़ेगी। पर अगर नहीं है तो ये एक जगह पे थमेगी। अगर ये ब्लॉक बढ़ती है, ठीक है, ये बढ़ता है, तो क्या होता है इससे। इसमें कुछ ना कुछ मोशन आता है। ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ तरीके से बढ़ने लगता है। ठीक है। तो मोशन हमें क्या बताता है, मोशन बताता है कि इस ब्लॉक का हाल कैसा है। कि ये ब्लॉक रुका है, मतलब एक जगह पे थमा है, अगर ये फोर्स इसको हिला नहीं पा रहा है। और यदि ये आगे बढ़ रहा है, यानी कि ये आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, क्योंकि जो फोर्स लगाया है वो इसे हिला पा रहा है। तो ये किधर इधर किधर गया रहेगा शायद से। तो इस पे ये आगे बढ़ रहा है, तो वो उसका हाल है, वो उसका स्टेट ऑफ मोशन है। तो मोशन को हम ये ऐसा कह सकते हैं कि मोशन इज डिफाइंड एज, मोशन इज, ठीक है, तो मोशन को हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वो एक ऑब्जेक्ट की स्टेट है, उसके सराउंडिंग को देख के, है ना। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ट्रेन से एक गाड़ी जा रही है, एक ट्रेन गाड़ी जा रही है, मालगाड़ी ना। और आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो ऐसे, ठीक है, ऐसे खड़े हो। ठीक है, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो। और तो आपको क्या दिखेगा कि इसके अंदर अगर कोई आदमी बैठा है, ठीक है, ऐसे आराम से बैठा है, ठीक है, तो आपको वो जाते हुए दिखेगा बराबर, क्योंकि ट्रेन जा रही है। उसे, पर उसे ऐसा नहीं लगेगा कि वो जा रहा है। उसे तो लगेगा वो एक ही जगह पे बैठा है। तो मोशन जो है वो बदलता है उसके सराउंडिंग पे। ठीक है। अगर हमें देखने पे मोशन चल रहा है, तो मोशन चल रहा है। किसी और के देखने पे मोशन, यानी जो बॉडी है वो या तो हिल रहा है या तो नहीं हिल रहा है, उससे हम ज्यादा कंसर्न नहीं है। ठीक है। हमें तो ये जानना है कि इस बॉडी पे कौन से फोर्सेस लगे हैं, और वो फोर्सेस के वजह से इस बॉडी पे क्या हो रहा है ना, इस बॉडी का मोशन कैसा हो रहा है। ठीक है। और यही है आज का टॉपिक, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन या द लॉस ऑफ मोशन। ठीक है। तो बढ़ के हमारे पास तीन तीन लॉज है, ठीक है, न्यूटन के। ठीक है, क्योंकि न्यूटन ने ही ये मोशन को डिस्कवर किया था, तो इसके नाम बोलते हैं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो न्यूटन का पहला नियम है लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या चीज है। अब मैं एक ब्लॉक लेता हूँ, ठीक है, ब्लॉक छोड़ो, मैं एक आदमी लेता हूँ। ठीक है। अब एक आदमी है, मस्त पलंग पे बैठा है, ऐसे लेटा है मस्त पलंग पे। ठीक है, पलंग पे भी नहीं, वो बाथरूम के ऐसे टब पे बैठा है, मस्त। ठीक है। और अभी अगर तुम बोलोगे कि अगर मेरे को इस आदमी को उठाना है, वो आदमी तो पहले नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि वो तो आराम से बैठा है, उसको क्यों उठने की जरूरत है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया यही सेम चीज है, पर ब्लॉक्स के लगा के। ठीक है। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है एक हर एक बॉडी में, वो फोर्स को रेजिस्ट करने की उसकी प्रॉपर्टी है। तो उसको इसको ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक है, इस पे कुछ F1 फोर्स लग रहा है। ठीक है। तो ये ब्लॉक आगे बढ़ना नहीं चाहेगा। ठीक है, ये ब्लॉक अपने अपने अंदर से पूरी कोशिश करेगा कि ये इस F1 फोर्स को अपोज कर सके, और वो रेस्ट पे रहे। ठीक है। इसका पहला नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट दैट अ बॉडी which is at rest will always want to stay at rest, and a body which is at motion will always want to be at motion. ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनर्शिया के प्रॉपर्टी के वजह से। इनर्शिया का प्रॉपर्टी क्या करवाता है, इन ब्लॉक्स को रेजिस्ट करवाता है, ये फोर्स को। ठीक है। सो ये जो बॉडी है, ये इस फोर्स को कुछ F2 फोर्स से रेजिस्ट करेगा, ताकि इसे हिल ना पाए। पर और अगर ये F1 फोर्स ज्यादा है, तो ये हिलेगा, वरना ये एक ही जगह पे बैठा रहेगा।
ठीक है, मैं एक और उदाहरण देता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो हमारे पास एक पंखा है ना, ऐसा एक पंखा है। अब अगर तुम देखोगे अपने घर पे भी, ये पंखा घूम रहा है ना, कुछ वेलोसिटी से, ठीक है। और अगर तुम बटन बंद कर देते हो तो ये तुरंत एक एक टाइम पे ही नहीं रुक जाता है। ये थोड़े देर घूमेगा 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 घूमेगा, फिर जाके धीरे 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 एक जगह पे रुक जाएगा, है ना, ऐसा रुक जाएगा फिर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनर्शिया के प्रॉपर्टी के वजह से। इनर्शिया क्या कहता था, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अ बॉडी विच इज एट मोशन विल ऑलवेज वांट टू स्टे एट मोशन। तो ये ऐसा घूमेगा 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 क्योंकि इसे मोशन पे रहने का है। पर इस पे तो भी एनर्जी सप्लाई नहीं हो रहा है, और क्योंकि रेजिस्टेंस भी होएगा ना, एयर जो रहता है असली जिंदगी में, है ना, असली जिंदगी में रेजिस्टेंट रहता है, रेजिस्टेंस। तो वो थोड़ा रेजिस्ट करेगा, थोड़ा रेजिस्ट कर करके इस पंखे को रोक देगा। ठीक है, तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। अब न्यूटन का सेकंड लॉ देखते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि जो फोर्स है अप्लाइड ऑन अ बॉडी, तो अगर ऐसा है कि हमारे पास एक बॉडी है और इस पे अगर इस पे मैं कुछ फोर्स लगाता हूँ, ऐसा F1, तो क्या होगा ना, द फोर्स इसमें जो मैं लगाऊंगा वो इक्वल रहेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम। इन अगर मैं इसको ऐसे प्रॉपर इंग्लिश में बोलने के लिए बोलूँ तो फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम क्या है? ठीक है, अब हमें मोमेंटम भी देखने का है। तो मोमेंटम को समझने के लिए मान लेते हैं ये एक गाड़ी है, ठीक है, ये ऐसे एक चुक 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 गाड़ी है अपनी। ठीक है, ये एक ट्रेन में बना देता है इधर से ऐसा मस्त। ठीक है, ये ट्रेन जा रही है कुछ वेलोसिटी v से। ठीक है, और ये इस ट्रेन का कुछ मास भी रहेगा ना, वजनदार रहेगा ना ट्रेन। तो अपना मोमेंटम क्या है? क्या मोमेंटम इस रो से लिखते हैं, ये ऐसा रो रहता है और ये इक्वल टू रहता है मास टाइम्स वेलोसिटी। ठीक है, और मोमेंटम क्या कहता है? मोमेंटम बेसिकली यूनिट, एक क्वांटिटी है जो मेजर करता है कि इसके अंदर कितना मोशन है। फिर से सुनिए, इसके अंदर कितना मोशन है, इसके अंदर कितना मोशन है। इसको मतलब अगर थोड़ा और समझने की कोशिश करे तो मैं एक और बना देता। ठीक है, ये वाली थोड़ी बड़ी वाली है, ठीक है, छुक छुक गाड़ी, और मान लेते ये छुक छुक गाड़ी भी सेम v वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं इधर एक आदमी है और इधर एक और आदमी है, ठीक है, दोनों हट्टे कट्टे। ठीक है, अगर इस आदमी पे ये वाली चुक चुक गाड़ी जाएगी और इस वाली गाड़ी पे ये चुक चुक गाड़ी जाएगी, तो किसको ज्यादा लगेगा, इसको या इसको? ऑब्वियस सी बात है इसको। क्यों लगेगा? इसका मास ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मास ज्यादा होने की वजह से इसके अंदर मोशन की जो क्वांटिटी है, ठीक है, इसके अंदर जो मोशन की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है। अब अगर मैं एक और चीज का एग्जांपल, अब मान लेते यही एक और सेम चुक चुक गाड़ी है, इसका ये मास m है, इसका ये मास m है। पर ये वाली जो चुक चुक गाड़ी है, ठीक है, ये वाली जो ट्रेन है, ये जा रही है एक ज्यादा वेलोसिटी v0 से। v0 मैं मान रहा हूँ कि इज ग्रेटर देन ये वाली वेलोसिटी। ठीक है, मतलब इसका जो स्पीड है ये इस वाले स्पीड से ज्यादा है। ठीक है, मतलब इस वाली गाड़ी की स्पीड ज्यादा है। ठीक है, अब ये जाएगा जाएगा जाएगा, इसको टक्कर मारेगा, ये भी जाएगा 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 और इसको टक्कर मारेगा। तो अब अगर मैं पूछूं कि किसको ज्यादा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है इसको लगने वाला है। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है। ठीक है, तो मोमेंटम इसका क्या बताता है कि इसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ मोशन है, कितना अमाउंट ऑफ मोशन है, और कितना डिफिकल्ट रहेगा या कितना कठिन रहेगा उस बॉडी को रोकने के लिए। ठीक है, इस बॉडी को रोकने के लिए, ठीक है, फ्रॉम इट्स मोशन। ठीक है, इसे मोमेंटम कहते हैं। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि ये जो मोमेंटम है, इसकी बदलने की कितना जल्दी जल्दी ये बदलता है, वही एक उस बॉडी पे लगने वाला फोर्स है। तो मतलब कि अगर ये जो बॉडी है, ठीक है, इसका एक फिक्स्ड मास है, ठीक है, इसका एक फिक्स्ड मास है, बढ़ नहीं रहा है घट नहीं रहा है, और इस पे एक वेलोसिटी लग रही है v। ये जो v वेलोसिटी है, इस पे एक एक्सेलरेशन लग रहा है, मतलब कि ये तेजी से बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। मतलब मान लेते ये गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी में एक्सेलरेट कर रहा हूँ मैं, इस गाड़ी को भगा रहा हूँ मैं, तो इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ते जा रही है। इसकी वेलोसिटी बढ़ने के कारण
इसका जो मोमेंटम है वो भी बढ़ेगा। तो ये जिस रेट से बढ़ेगा यानी जितनी जल्दी बदलेगा वही हमारा फोर्स है। ठीक है। अब मैं इसका जो फॉर्मूला है फोर्स का वो है मास टाइम्स एक्सेलरेशन या ma। इधर ये है एक्सेलरेशन, ठीक है, ये है एक्सेलरेशन। अब इसका यूनिट निकालते हैं। ठीक है। मास क्या है? मास किस में मेजर हो रहा है? केजी में, है ना। मास का ऐसा यूनिट है केजी। अब एक्सेलरेशन किस में मेजर होता है? एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, बराबर। क्यों आया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या है? वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। तो ये आए ऊपर जाएगा बाय सिंपल एक्सपोनेंट रूल, दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और अपना फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था एफ इज इक्वल टू एम ए। देयरफॉर एफ इज इक्वल टू के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है न्यूटन। ठीक है। 1 न्यूटन इज डिफाइंड सच एज लाइक दिस। हम लोग एंडिंग में 2-3 सम करेंगे, पर अभी तो हम लोग को जरा थ्योरी पढ़ लेंगे। ओके। अब हम पढ़ने वाले न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन फोर्स। ठीक है। अब न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना। ये हमने बहुत बार सुना भी है। ठीक है। इसके बारे में हम लोग अभी जरा देखते हैं। ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ एक अर्थ, एक प्लैनेट है। ठीक है। ऐसा एक प्लैनेट है मस्त। ये प्लैनेट अर्थ है। ठीक है। अब इस प्लैनेट पे, अपने अर्थ पे मैं एक ब्लॉक रखता हूँ। ठीक है। अब क्या आएगा? क्या आएगा? अब अर्थ जो है ये इसको पुल करेगा ऐसे, बराबर। ठीक है। कितने फोर्स है? एम जी फोर्स है। एम क्या है? ब्लॉक का मास। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये पुल करेगा, बराबर। अब ऐसा तो नहीं है कि हम जाके डायरेक्टली अर्थ के कोर पे जाएंगे, है ना। ये अर्थ का कोई कोर रहेगा तो इधर किधर जाएंगे ना, बराबर हम लोग। ऐसा इधर इधर पुल करेगा वो। और अगर अर्थ के कोर में जाएंगे तो जल जाएंगे। पर ऐसा होता नहीं है, हम लोग सरफेस पर देख। क्यों? क्योंकि हम लोग एक इक्वल एंड एन ऑपोजिट फोर्स देते हैं अर्थ को। ठीक है। जिसे हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स, ऐसा। और ये जो नॉर्मल फोर्स रहता है इसका भी जो वैल्यू रहता है, ठीक है, जो फोर्स रहता है वो भी सेम रहता है। तो एक्शन रिएक्शन क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन क्या है? अपने पे फोर्स लग रहा है, नीचे पुल कर रहा है अर्थ हमें। और हम क्या कर रहे हैं? हम अर्थ को धक्का दे रहे हैं। अर्थ मतलब अर्थ को धक्का देके हम लोग ऊपर रह रहे हैं। सो देयर इज अ नॉर्मल फोर्स राइट हियर। ठीक है। इसे एक और तरीके से हम समझ सकते हैं। इसे हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। मान लो तुम इधर हो, ठीक है, तुम ऐसे प्यारे प्यारे एकदम कुच्चू कुच्चू हो। ठीक है। और तुम्हारे दोस्त की किसी से लड़ाई हो गई, तो तुम और तुम्हारे दोस्त ऐसे गए मारा मारी करने। अभी क्या हुआ? तुम्हारे दोस्त ने जिससे पंगा लिया है वो एकदम 120 किलो का ऐसा सांड है। उसके साथ एक और है जो 150 किलो का सांड है। और वो बहुत बड़े बड़े, 6 फुट 7 इंच, 6 फुट 7 इंच। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं तुम इसको एक पंच दो, ऐसा तुम इसको पंच दोगे, बराबर। जब तुम इसे पंच दोगे तो तुम्हारी हथेली पे, जो तुम्हारी हथेली है, जब इसको स्ट्राइक करेगी ऐसे, इसको स्ट्राइक करेगी, एक कुछ फोर्स है, राइट। कुछ फोर्स एम से स्ट्राइक करेगी। मैं अभी के लिए इन दोनों को मिटा देता हूँ। कुछ फोर्स एम से स्ट्राइक करेगी इसको। ठीक है। और तो ये क्या करेगा? इसका जबड़ा वो भी प्रोटेक्ट करेगा ऐसे, बराबर। ये भी कुछ फोर्स लगाएगा F1। क्यों? क्योंकि इसको बाय एक्शन रिएक्शन लॉ, तो तुम्हारे हथेली पे तुम्हें फील आएगा कि हाँ लगा इसको। फिर ये मारेगा तुमको, फिर तुम जाके उड़ोगे, है ना। सो व्हाट डज दैट मीन इज, ये जो फोर्स है ना, फोर्स F1, अभी इसको फील हुआ हुआ ये नहीं पता, पर हमें पता है कि ये जो ये है 6 फुट 7, 150 इंच वाला ये आदमी, 150 किलो वाला ये आदमी, इस पे भी जो फोर्स तुम लगा रहे हो यही सेम फोर्स है तुम पे लगाएगा। और जब ये मारेगा तुमको ऐसे पंच, एकदम ऐसा जोर का, कुछ फोर्स F2 से, तो तुम भी इस पे फोर्स लगाओगे F2 पे। अब इसे फील होएगा या नहीं होएगा ये तो हमको पता नहीं, पर तुमको फील होएगा और तुम जाके उड़ने वाले हो। ओके। तो ये है न्यूटन का थर्ड लॉ। ओके। न्यूटन का थर्ड लॉ स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन।
ठीक है। अब मैं अर्थ का एग्जांपल एक और वन मोर टाइम लेता हूँ। अब मैंने अर्थ का एग्जांपल वापस क्यों लिया? अब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोलने वाला हूँ, ये स्किप भी कर सकते हैं, पर जिसको इधर थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज सुनना है ये सुन सकते हैं। अभी हमें एक बात पता है कि जो ग्रेविटी रहती है, हर एक ऑब्जेक्ट जिसके पास मास रहता है वो उसके पास खुद की ग्रेविटी रहती है, बराबर। अब हमारे ह्यूमंस में, राइट, ह्यूमंस और सारे ऐसे एनिमल्स में, राइट, एनिमल छोड़ो, सारे चीजों में बहुत कम ग्रेविटी रहती है। क्यों? क्योंकि हमारा मास बहुत छोटा रहता है। ठीक है। अब जो फोर्स लगता है ग्रेविटी का वो क्या है? वो G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। ठीक है। ये एक फॉर्मूला है ग्रेविटी का। मतलब जब तुम्हें दो मास दे रहे थे और इन दोनों के भी, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इन दोनों की जो डिस्टेंस है मान लो कुछ r है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है उसे हम इस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं। ये जी जो है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। बड़ी बड़ी बात है, इतना हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अभी आगे देखते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था, अभी जब ये चीज, ये जो ब्लॉक है ये ऐसे अर्थ के सरफेस पे रहेगी तो अर्थ पुल करेगा mg से, बराबर, mg से पुल करेगा। तो तुम भी इस पे लगाओगे कुछ न्यूटन नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स इज ऑपोजिट टू द mg। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? mg कुछ। ठीक है। पर एक बात याद रखना, एक्शन रिएक्शन फोर्स जो रहता है वो कभी भी सेम बॉडी पे एक्ट नहीं करता है, वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज पे रहता है, बराबर। ठीक है। अब जैसे वो 6 फुट 7 150 किलो वाला आदमी, जब वो तुम्हें पंच मारेगा तो उसका फोर्स तो तुम्हारे चेहरे पे लगेगा, पर जो तुम फोर्स उसके हथेली पे लगाओगे, हाथ पे लगाओगे, वो उसके बॉडी पे लगेगा, ना कि तुम्हारे बॉडी पे। ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन को अगर हमें थोड़ा और मैं बोलूं रिफाइंड वे में, तो वो सेम बॉडी पे एक्ट नहीं करते। हाँ, ठीक है। सो यू कैन से दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन बट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है। पर अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये किधर फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये बॉडी भी तो कुछ फोर्स लगाना चाहिए ना अर्थ पे, तो ये किधर लगाएगा? तो इसका जवाब है इसके सेंटर पे। ठीक है। अर्थ क्या है? अर्थ इज अ स्फीयर। तो ये ऐसे एक फोर्स लगाएगा। ठीक है। ये फोर्स बहुत छोटा रहेगा, बहुत बहुत ज्यादा छोटा रहेगा। और इस फोर्स को काउंटर एक्ट करने के लिए पता है क्या आएगा? इस फोर्स को काउंटर एक्ट करने के लिए अर्थ भी एक ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। ठीक है। अर्थ भी एक ऑपोजिट नॉर्मल फोर्स लगाएगा। ठीक है। तो अर्थ पे भी हम फोर्स लगाते हैं और किधर लगाते हैं? सेंटर पे। ठीक है। ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी, ये तो मैंने सोचा तो बोल देता। ठीक है। इसका ज्यादा इतना कुछ नहीं है। एनीवेज, ठीक है, अब हम पढ़ने वाले इक्विलिब्रियम। ठीक है। इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले एक बात जान लेते हैं। इक्विलिब्रियम में भी दो टाइप है, एक स्टैटिक वाला, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। एक डायनामिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कुछ नहीं है, बस इक्विलिब्रियम कि ये कहता है कि जब सम ऑफ ऑल फोर्सेस क्या है? बराबर जीरो। ठीक है। सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। मतलब अगर एक बॉडी है ऐसी, इसमें मैं ऐसा एक फोर्स लगाता हूँ, ऐसा एक फोर्स लगाता हूँ, ऐसा एक फोर्स लगाता हूँ और ऐसा एक फोर्स लगाता हूँ, अगर इन सब फोर्सेस, यानी कि ये F1, ये F2, ये F3 और ये F4, अगर इन सब सम का फोर्सेस बराबर सिग्मा एफ जो है, ये मतलब समीशन है, ये समीशन का वो है सिंबल, ये अगर जीरो है तो बॉडी हम बोलते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है। ओके। तो ये ज्यादा कुछ बड़ी चीज नहीं है, ये सिर्फ इतना समझ लो, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। ठीक है। अब आता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब जब बॉडी मोशन में नहीं है, यानी बॉडी इज एट रेस्ट। तो ये देखो, बॉडी ऐसे है, ये एक टेबल टॉप, ठीक है, ये कैसा एक टेबल टॉप है, ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं, ऐसा एक सीधा एक टेबल टॉप है। ठीक है। बॉडी ऐसा बैठा है, इस पे लग रहा है क्या? mg। तो ये क्या एक्सर्ट करेगा? एक नॉर्मल फोर्स n। एंड ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट करेंगे, बॉडी इज एट रेस्ट, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। डायनामिक डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? एक एयरप्लेन को पकड़ो, एयरप्लेन छोड़ो, अपने पंखे को ही पकड़ लेते हैं। ठीक है। अब ये पंखा घूम रहा है, ठीक है, पंखा घूम रहा है कितने? एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, राइट। फैन मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना।
अभी हम लोग देखते हैं 150 RPM, 100 RPM, ऐसा ऐसा देखते हैं ना, वो क्या बोलता है, वो कितने बार घूमता है 1 मिनट में, ठीक है। तो वो घूमेगा कितने, किससे, एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, व्हेन v इज कांस्टेंट, ठीक है, जब v कांस्टेंट रहता है तब एक्सेलरेशन जीरो है ना। अरे एक बात सुनो, अगर v कांस्टेंट है तो देखो, अगर v एट 1 सेकंड में, ठीक है, एट सम टाइम t, अगर ये a और v एट इसके 1 सेकंड बाद भी a ही है, तो अगर तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें ये जीरो मिलेगा, है ना, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, व्हेन द बॉडी इज एट मोशन एंड इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज जीरो, द बॉडी इज सेड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। यही है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इसमें इसका सिर्फ यूज होता है अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अब हम देखने वाले टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है, 4 तरीके के फोर्सेस है। तो 4 तरीके के फोर्स जो है, पहला है एक ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स और चौथा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अभी हम इनको एक एक करके देखते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है। अब अगर एक बॉडी है ऐसी, ठीक है, और एक दूसरी बॉडी है, ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, अगर मास है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, वो एक दूसरे को एक पुल करेंगे, उस पुलिंग फोर्स को, ठीक है, ये एक दूसरे को ऐसे पुल करेंगे, इस पुलिंग फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन, ठीक है। एक और एग्जांपल दूं तो, अगर ऐसा अर्थ है अपने पास, अर्थ अपन लोग पे एक फोर्स लगा रहा है ऐसे mg, तो अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ हमें पुल कर रहा है अपने टुवर्ड्स, और हम भी अर्थ को पुल कर रहे हैं अपने टुवर्ड्स, ठीक है। अब इधर आता है एक मजेदार चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, इसका बहुत यूसेज रहता है, ठीक है, 11 12 हर जगह यूसेज बहुत रहता है। तो ये है क्या, अब हमें एक एटम पता है ना। एटम में क्या रहता है, एटम में एक ऐसा एक न्यूक्लियस रहता है, ऐसा एक इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ऐसा ये दो, ये तीन, ऐसा चार, ऐसे लॉट लॉट ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए पड़े रहते हैं ना। तो हमें पता है ये एक एटम रहता है, एटम के सेंटर पे रहता है, कुछ प्रोटॉन्स रहेंगे, कुछ न्यूट्रॉन्स रहेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यही एटम से हम सब बने हैं, है ना। एवरी ह्यूमन, एवरी प्लैनेट, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये माइनस चार्ज है, राइट। अब मेरे को एक बात बताओ, माइनस माइनस रिपेल करता है, प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है, राइट। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर व्हाइल नेगेटिव चार्जेस, व्हाइल लाइक चार्जेस रिपेल, ठीक है। प्लस प्लस एक दूसरे को वो भेजेंगे, राइट, उन लोग रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो अब होता क्या है कि, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक ऐसा टाइप फोर्स है जो एटम एटम के बीच में, यानी दो एटम के बीच के रिलेशन के बीच में ऐसा कंसर्न टाइप है। इसके बारे में हम जरा और फील देते हैं, ठीक है। तो देखो, अब मैं तुम्हें एक बहुत एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। ये ब्लॉक है, ये अपना वो है, इस पे एक फोर्स लग रहा था mg बराबर, और इसी पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा था, राइट। ये क्या कर रहा था, ये इसको पुश कर रहा था फ्रॉम द टेबल। अब एक बात बताओ, ये जो नॉर्मल फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ये जो नॉर्मल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ये है, क्या है पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब तुम लोग बोलोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे, मुझे एक बात बताओ, ये ब्लॉक और ये सरफेस जो है, ये टी टेबल सरफेस, ये किससे बने हैं, एटम से तो बने हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी क्या अंबुजा सीमेंट से बने रहेंगे, वो भी तो एटम से बना है, ये भी एटम से बने हैं। तो क्या है कि ये सब एटम से बने, और एटम में क्या होता है, हम लोग किसी चीज को एक्चुअल में टच भी नहीं करते, है ना। तो एटम क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। इसी रिपल्सन के कारण ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होने के कारण ये इसको पुश कर रहा है, इसीलिए हम जो नॉर्मल फोर्स है इसको हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें और एग्जांपल दूं तो, वी
हम लोग अपने हाथों को कभी टच नहीं करे एक्चुअल में, हम लोग सेंसेशन फील करते हैं, बट वी हैव नेवर टच एनीथिंग इन आवर लाइफ। व्हाई? बिकॉज एटम रिपेल ईच अदर एट द सब एटॉमिक लेवल, यानी एटम्स के लेवल पे वो एक दूसरे को रिपेल करते एक दूसरे को, है ना? क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है, बस इतना समझ लो कि ये एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में। ठीक है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं रहता है, ठीक है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में बदलने में हेल्प करता है। ठीक है, इतना ही है बस, ज्यादा कुछ नहीं है वीक न्यूक्लियर फोर्स। और हाँ, ये जो दोनों फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स देख, ये भी ज्यादा कुछ नहीं है, इसे भी स्किप कर सकते हैं, पर जस्ट फॉर द सेक मैं बताता हूँ। तो ये एक एटम है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रहता है ना? वो माइनस माइनस में से वैसे ही दिखा रहा था, पर माइनस कुछ रहता नहीं है। जो न्यूट्रॉन रहता है वो एक्चुअल में न्यूट्रल रहता है, उसमें कुछ चार्ज नहीं रहता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। पर अभी इस प्लस प्लस का ही सब प्रॉब्लम है। अब मेरे को एक बात बताओ, हम लोगों ने क्या बोला था? मैंने मैंने बोला था कि जब पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो न्यूक्लियस में तो सब लाइक चार्जेस ही है ना, बराबर? अब इनमें क्या आएगा, इनमें घमासान युद्ध होएगा, ये एक दूसरे को, ये इसको इधर फेंकेगा, ये इसको इधर फेंकेगा, ये इसको उधर फेंकेगा, है ना? और अगर हम लोग सोचे, अगर ये एक दूसरे को फेंक रहे, एक बाहर फेंक रहा है, इधर मार रहा है, उधर फेंक रहा है, तो न्यूक्लियस तो फट जाना चाहिए। और हमने ये बात तो सुनी है, देखी है, कि जब न्यूक्लियस फट जाता है तब क्या होता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है। तो ऐसा तो हर दिन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होना चाहता, ऐसे तो ब्रह्मांड ही नहीं बनना चाहता हमारा, यूनिवर्स शुड हैव नॉट बीन फॉर्म। पर ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? वो है इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है ना, ये क्या करता है ना, ये जो ये बाहर का रहता है ना, ये इन सबको पकड़ के रखता है अंदर। ठीक है, तो ये इन दोनों को ऐसा पुश करता है, तो ये लोग बाहर जा नहीं पाते। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है, ये इसको होल्ड करके रखता है। ठीक है, और इसी कारण के वजह से हमें, तुम हो, सब है, पशु पक्षी, फिर क्या, कुत्ते बिल्ली, सब सब है ना? अब हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। अगर एक बाइक है और उसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड, और वो एक गाड़ी से टकराती है। ठीक है, तो हमें बताने है कि गाड़ी पे कितना फोर्स लग रहा है, अगर बाइक का मास है 20 किलो। ठीक है, ये एक सिंपल सम है, हम लोग डायरेक्टली इधर फॉर्मूला यूज करते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, एफ इज इक्वल टू 20 टाइम्स 5, ये कितना हुआ, 100 न्यूटन्स। ठीक है, तो इतना फोर्स लगा रहा है वो गाड़ी पे। अब ये रहा एक दूसरा सम। ठीक है, अब ये स्केल्ड अप है डिफिकल्टी लेवल में। ठीक है, तो मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं ये लोग, हम लोग को एक मोमेंटम टाइम ग्राफ दिया है। ठीक है, ये मोमेंटम टाइम ग्राफ है, और ये स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, यानी जब टाइम टी इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रहा है, हमें फोर्स निकालना है जब टाइम टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू 4 तक लगे। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, ये टी इक्वल टू जीरो का रहेगा, है ना? क्योंकि टी इक्वल टू जीरो यानी ओरिजिन। ओके, अब तो मेरे को क्या पता था, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू रो डेल्टा रो अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, राइट? टाइम भी चेंज हो रहा है ना, चेंज चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, ये तब भी वही है, वो अपना वही है। तो इसको अभी देखते कैसे है। अब t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे रो कितना है, t इक्वल टू जीरो पे रो 1 है। ठीक है, रो 1 है, तो मैं इधर बोलेगा कोऑर्डिनेट 1। ठीक है, एंड t1 इतना है। ओके, अब t4 पे, मेरे को 4 पे देखने गए, 4 पे ये है क्या, 4 पे ये है 5, है ना? 5 के अप्रोक्स है। तो व्हेन t
2 is equal to 4 rho, or the momentum is 5. 5 what? Kg, right? Kg meter per second. At kg meter per second. ये भी क्या है? ये भी है kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसे तो हम बाद में इसे लिखने जरूरत भी नहीं है। तो F इज इक्वल टू ρ2 माइनस ρ1 अपॉन T2 माइनस T1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अब मैं इधर एक काम करता हूँ, इधर मैं F इक्वल टू एम ए जो था ना, ये F इक्वल टू एम ए, मैं इसका एक एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, इट इज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, और इट इज द वी से दैट दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई ग्राफ है तो इस पॉइंट पे कुछ रहेगा, इस पॉइंट पे कुछ रहेगा, बराबर, राइट। तो क्या होएगा ना, इस पॉइंट पे कुछ रहेगा, इस पॉइंट पे कुछ रहेगा। तो जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, इधर मेरे को कुछ मिलेगा इसका स्लोप। इस स्लोप का जो वैल्यू रहेगा वही एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो यही सेम लॉजिक लगा के मैं बोल सकता है कि F इज इक्वल टू मास टाइम्स डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हो गया। ठीक है, तो इधर से हमको मिल गया कि फोर्स ये ऐसा बराबर होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी पर। ये क्या था? दिस वॉज नथिंग बट रो। ठीक है, ये तो रो था ना, देखो ये क्या था, दिस इज रो एंड दिस इज टाइम, राइट, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम इज व्हाट, एम ए, राइट। तो इधर से हमारे को ये डेफिनेशन मिला था कि एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ, एफ क्या था? एफ वॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मास टाइम्स रेट वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये तो हो गया एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, इधर से हमें ये मिला था। ठीक है, अब हम सेकंड वाला करते हैं। एफ हम लोग को कितना मिला था? 1 न्यूटन। मास कितना है? 50 kg। एक्सेलरेशन कितना है? ए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा? 1/50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो बहुत छोटा वैल्यू आएगा, इतना जरूरत भी नहीं है, तो यही बोल देता हूँ मैं। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो है हमारा लास्ट। तो एक पंखा लेते हैं वापस। ठीक है, ये एक पंखा है, ये पंखा घूम रहा है कुछ वेलोसिटी v से, राइट। दिस इज रोटेटिंग विद सम वेलोसिटी v, और इसका कुछ मोमेंटम रहेगा। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है, अगर मैं इसको मैं ऐसा बोलता हूँ, अगर मैं इधर एक एप्पल रख दूँ, ठीक है, एक ऐसा एक एप्पल रख देता हूँ, और ये एप्पल को स्ट्राइक करेगा, तो क्या आएगा ना, इस पे ये एक फोर्स लगाएगा, तो ये इधर जाएगा ऐसे, तो इसमें भी मोमेंटम जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि जो मोमेंटम है ना, जो मोमेंटम इस पे डालेंगे, इसका मोमेंटम है वो इस पे आ जाएगा। ठीक है, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, सो इन अ सिस्टम द मोमेंटम ऑफ इनपुट, मतलब जितना मोमेंटम एक चीज के पास है, किसी मास m1 एक ऑब्जेक्ट है, उसके पास अगर कोई वेलोसिटी है v1, ये इक्वल टू रहेगा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट m2 जिसकी कोई दूसरी वेलोसिटी है v2, जब या तो वो कोलाइड करे या एक दूसरे इंटरैक्ट कर रहे हैं ना। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये एक फॉर्मूला है, इसे याद रख लो, हो जाएगा। और इसको मॉडिफाई भी करने का रहता है, अगर ऐसा m1 v1 कुछ है, फिर कुछ ऐड करना रहेगा ऐसा डॉट डॉट डॉट, तो और वो किसी दूसरे के बराबर है, तो वो उधर तो हम वो आप लोग देख लेना। ठीक है, एंड दैट्स इट।